जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम पीछे के क्लास में मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत में दास वंश या इलवरी वंश या गुलाम वंश को समाप्त किए थे। तो दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश थे? 5 राजवंश थे। डीके टीएसएल या आईके टीएसएल या गुड़खा तसले में ये 3 ट्रिक है। तीनों ट्रिक मैं आपको बताया था कैसे ये कैसे कैसे आपको याद करना है। तो दास वंश के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सभी राजाओं के बारे में दास वंश के। इसके बाद दास वंश के बाद कौन सा राजवंश आएगा? डी के मैंने खिल्जी राजवंश, यानी कि अब खिल्जी वंश के बारे में अब आज हम खिल्जी राजवंश के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो खिल्जी राजवंश के बारे में स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा उसको आप समझिए। जैसे आप अलाउद्दीन खिल्जी के बारे में सुने होंगे। अच्छा, खिल्जी राजवंश में मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कैसे आपको खिल्जी राजवंश को याद करना है। जैम, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी। ठीक, तो सबसे पढ़े हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अब एक चीज आप समझिए कि जलालुद्दीन खिलजी तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इत, बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी। जैसे मैंने बलबन के बारे में बताया ना, अभी मैंने आपको पीछे के क्लास में बलबन के बारे में बताया। अब बलबन से मैं अगर आपसे पूछूं कि चालीसा किसने समाप्त किया, तुरंत आपके दिमाग में बलबन ने समाप्त किया होगा। नवरोज का त्योहार किसने मनाया सर्वप्रथम? बलबन ने मनाया। सीधा पैबोस किसने लागू किया? बलबन ने। बंगाल में विद्रोह का दमन किसने किया? बलबन ने। सर्वप्रथम सैन्य विभाग किसने गठन किया? बलबन ने। तो ये तमाम चीजें अब आपको याद होगी। इसी प्रकार से मैं जब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताऊं ना, तो वो भी आपको एकदम जबान पे रहेगा। तो आइए हम खिलजी वंश का शुरुआत करते हैं आज। तो दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश, संस्थापक भाई जलालुद्दीन खिलजी हैं। इसके खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी हैं। क्यूमर्स की हत्या करके, क्यूमर्स, क्यूमर्स वही कैकुबा क्यूमर्स, ये बलबन के पुत्र पौत्र में आते हैं, माने बलबन के बाद आने वाले शासक हैं क्यूमर्स। तो क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी राजा बनते हैं और ये 70 वर्ष की अवस्था में राजा बनते हैं। क्यूमर्स की हत्या करके 70 वर्ष की अवस्था में जलालुद्दीन खिलजी राजा बनते हैं। 70 वर्ष की अवस्था मैंने लिखा है, इसका बड़ा महत्व है, इसलिए मैंने 70 वर्ष लिखा है। उम्र लिखने की क्या जरूरत है? तो जैसे जलालुद्दीन खिलजी का एक स्टेटमेंट है, एक कथन है। जलालुद्दीन खिलजी कहते थे कि जैसे इनसे लोग पूछते थे कि आप युद्ध क्यों नहीं करते हैं, जब जैसे पूछते थे कि आप युद्ध क्यों नहीं करते हैं, कोई विजय नहीं करते हैं आप, कुछ नहीं करते हैं आप, और मध्यकाल में युद्ध बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यदि आप युद्ध नहीं करेंगे, यदि आप विजय नहीं प्राप्त करेंगे, कोई युद्ध नहीं करेंगे, तो मध्यकाल में आप रह नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मध्यकाल जो है युद्धों का काल ही था, तमाम युद्ध होते थे। मध्यकाल जो है युद्धों का काल ही था, तमाम युद्ध होते थे। मध्यकाल में युद्ध एक, मान लीजिए कि युद्ध एक जो है आवश्यक शर्त थी। मध्यकाल में युद्ध एक आवश्यक शर्त थी। यदि कोई युद्ध नहीं कर रहा है तो समझो वो गया। ये थी मध्यकाल की स्थिति। और ये भाई साहब युद्ध नहीं कर रहे थे, न कोई विजय न कुछ युद्ध, कुछ नहीं। अच्छा, मध्यकाल में युद्ध एक आवश्यक शर्त थी, इसका क्या मतलब है? युद्ध करना अनिवार्य था, ये कैसे? थोड़ा इसको समझिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक राज्य है, एक राज्य ये है, इससे बड़ा एक राज्य एक ये है, ये छोटा राज्य है। ठीक, अब ये 3-4 राज्य हो गए। ठीक, तो अब यहाँ पे एक राजा है, यहाँ पे भी एक राजा है, यहाँ पे भी एक राजा है, और यहाँ पे भी एक राजा है। तो आप देखिए कि ये एरिया, इस राजा की एरिया बड़ी है, मानी ये बड़े क्षेत्र में, इस राजा का एरिया बड़ी है, यानी कि ये बड़े क्षेत्र में। तो यहाँ से माने इसका लैंड जो है, भूमि जो है बड़ी है, तो यहाँ से भू राजस्व ज्यादा इकट्ठा होगा, जनसंख्या भी यहाँ ज्यादा होगी,
यहाँ व्यापार भी ज्यादा होगा, तो इसकी इसके पास जो पैसा होगा वो ज्यादा होगा, और सेना भी इसकी बड़ी होगी। पैसा व सेना इसकी बड़ी होगी क्योंकि ये सबसे बड़ा है। इसकी तुलना में इसके पास कम भू राजस्व मिलेगा, जनसंख्या भी कम होगी, व्यापार भी कम होगा, तो इसकी तुलना में इसका जो है कम रहेगा, पैसा कम रहेगा, सेना भी कम रहेगी। तो ये क्या करेगा, इनके ऊपर आक्रमण करेगा और इनको मिला लेगा। इनको क्या करेगा, इनको मिला लेगा, तो ये बड़ा बन गया। अब इसके पास और भू राजस्व आने लगा, सेना इसकी और बढ़ गई, तो ये क्या करेगा, फिर अगले पे आक्रमण करेगा, इनके पे, इनको भी मिला लेगा। यानी कि आप देखिए कि अगर आपके पास राज्य छोटा है तो आप मध्यकाल में टिक नहीं पाएंगे। अगर राज्य आपके पास छोटा है तो आप मध्यकाल में देखिए आप टिक पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि मध्यकाल में युद्ध जो है एक आवश्यक शर्त थी। अभी अगर ये युद्ध के लिए नहीं तैयार हो, ये तैयार है, इनको मिला लिया आपस में, तो अब नहीं करेंगे युद्ध, ये युद्ध नहीं करेंगे तो क्या मरेंगे। भाई ये तो करेगा ही इनके अपना अपना साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, ये तो करेगा ही। तो तो ये चीज जो है मध्यकाल में शर्त थी कि युद्ध करना आवश्यक एक शर्त थी। तो अब ये इनको निगल जा रहा है, मतलब इनको मिला ले रहा है, फिर इनको मिला ले रहा है, मतलब आप कहिए कि यदि आप छोटे हैं तो आपको मरना है, मरेंगे आप। इसको कहते हैं मत्स्य न्याय की कंडीशन, मत्स्य न्याय की स्थिति। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, उसी प्रकार मध्यकाल में बड़े राजा जो है छोटे छोटे जो राजा सामंत थे उनको जो है मिला लेते थे, लड़ाई करके मार काट करके उनको मिला लेते थे। या जंगल ला भी गई, जंगल में भी बड़े जानवर छोटे जानवर को निपटा देते हैं। तो मध्यकाल में प्रत्येक लोग अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करेंगे, सभी लोग अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अर्थात मध्यकाल में ऐसा नहीं हो सकता कि आप शांति से लंबे समय तक बैठे रहें, कुछ न करें, नहीं हो सकता। आपके ऊपर आक्रमण होगा, आपको मार दिया जाएगा, आप नहीं, लंबे समय तक आप कहीं शांति से शासन नहीं कर पाएंगे। तो मध्यकाल में युद्ध एक अनिवार्य शर्त है, यदि आपको जिंदा रहना है लंबे समय तक तब। तो इन भाई साहब से पूछा जाता था जलालुद्दीन खिलजी से कि भाई आप युद्ध क्यों नहीं लड़ते हैं, आप अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, युद्ध क्यों नहीं लड़ते हैं। तो ये भाई साहब कहते थे कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का खून बहे या मैं बहाऊं, ये मेरी आदत में नहीं है। अब ये 70 साल के हैं, ये क्या खून बहाएंगे, क्या युद्ध करेंगे, ये 70 साल के हैं। तो अब ये इनका एक बहाना, मान लीजिए कि एक बहाना एक है कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं तो क्या मुसलमानों का खून बहाऊं। वृद्ध वृद्ध मुसलमान है तो क्या खाक लड़ेंगे किसी से, 70 साल की उम्र में राजा बने हैं, तो क्या स्थिति होगी। जो कि मध्यकाल में, अब देखें मध्यकाल में युद्ध 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 ही युद्ध होते थे। क्यों, सब लोग अपना साम्राज्य का विस्तार करना। इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी आएगा तो उसका भी रहेगा कि पूरा अपने साम्राज्य का विस्तार करो। इनसे भी कहता था कि साम्राज्य का विस्तार करो, लेकिन इनको जो है कहते थे कि मैं वृद्ध मुसलमान हूँ और मुझे जो है मुसलमानों का खून बहाना अच्छा नहीं लगता, मेरी आदत में नहीं है। अरे बुढ़ा हो गए हो, क्या तुम युद्ध करोगे या क्या साम्राज्य का विस्तार करोगे। ठीक है। तो मध्यकाल में मत्स्य न्याय की कंडीशन चलती थी या जंगल ला चलता है, मध्यकाल में चलता था। अच्छा आगे देखिए, अब ये वृद्ध हैं तो समझौतावादी भी होंगे, किसी से लड़ना उड़ना नहीं चाहेंगे। तो इनके समय मंगोल आक्रमणकारी अब्दुल्ला था, वो आक्रमण किया तो ये क्या किए, इससे समझौता कर लिए अब्दुल्ला से। ये मंगोल आक्रमणकारी का नेता था अब्दुल्ला, मंगोल आक्रमणकारी का क्या था, नेता था। तो ये क्या किए, मंगोल से जलालुद्दीन खिलजी मंगोल अब्दुल्ला से समझौता कर लिए। समझौते में क्या किए कि दिल्ली में एक जगह दे दिए इन लोगों को, और दिल्ली में आप एक नाम सुने होंगे मंगोलपुरी। तो ये मंगोलपुरी जो है ये इन्हीं भाई साहब की बसाई हुई है, जलालुद्दीन खिलजी भाई साहब की जो मंगोलपुरी दिल्ली में है, ये इन्हीं के द्वारा बसाया गया है। तो जो दिल्ली में लोग रह रहे होंगे मंगोलपुरी में, वो मंगोलों के वंशज हैं भाई, मजाक है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, इन मंगोलों को दिल्ली में एक जगह दे दी जो आज मंगोलपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक। अच्छा, वृद्ध हैं तो समझौतावादी भी हैं,
आगे क्या हुआ? अच्छा, मंगोल को देखिए आप कि मंगोल का एक क्रम देखिए। सबसे पहले मंगोल किसके समय आक्रमण किया? कौन था वो मंगोल? सबसे पहला मंगोल कौन था जो किसके समय आक्रमण किया? तो सबसे पहले किसके समय? चंगेज खां। सबसे पहला मंगोल था जो चंगेज खां ने आक्रमण किया। ठीक। किसके समय? इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश बचाता है किसी तरह से। फिर इसके बाद अगला बलबन के समय मंगोल आक्रमणकारी आता है। तो बलबन क्या करता है? मंगोलों से बचाने के लिए दुर्गों का निर्माण करवाता है। फिर पूछे जाएगा क्वेश्चन आपसे कि वो कौन सा राजा है जो मंगोलों से समझौता कर लिया? तो समझौता भाई यही वृद्ध ही करेंगे जो 70 साल के राजा हैं, ये समझौता कर लेंगे। फिर पूछेगा कि ऐसा कौन सा राजा जिसके समय सबसे ज्यादा बार मंगोल आक्रमण हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। उन लोगों को निपटाएगा भी, मारेगा, पीटेगा, मतलब तगड़ा लड़ेगा मंगोलों से, इन लोगों को खदेड़ के भगा देगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक। तो मंगोल का एक जो डेवलपमेंट देखिएगा, मंगोल बीच बीच में आक्रमण करते रहते थे। मंगोल आक्रमणकारी जो है बीच बीच में आक्रमण करते रहते थे। इल्तुतमिश के समय, फिर इसके बाद बलबन के समय, फिर ये समझौता मंगोल से कर लिए, फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय तमाम आक्रमण करते हैं मंगोल। तो मंगोलों को आप जानते रहिएगा, दिमाग में आप रखेंगे। अच्छा, जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा था और दामाद भी बन गया बाद में। क्या नाम था उसका? अलाउद्दीन खिलजी। इस अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अपने चाचा की इलाहाबाद में एक कड़ा है, कड़ा नामक स्थान है, गंगा नदी के तट पे है कड़ा। वहीं पे अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी की एक नाव पे मुलाकात हुई। वहीं पे अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। हत्या कर दी और इसके बाद खुद बन गया शासक। अब आप देखिएगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी, आप सुने होंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, एक मूवी आई थी पद्मावत। पद्मावत के बारे में आप पद्मावत देखे होंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि रानी पद्मावती के साथ के रोल के साथ फिल्म जो निर्माता थे उन्होंने न्याय किया कि अन्याय किया, क्या किया ये उसमें मुझे नहीं जाना है। लेकिन मैं ये चीज दावे से कहूंगा कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ फिल्म निर्माता ने अन्याय किया है। अब ये क्यों? जब मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी बताऊंगा ना, अलाउद्दीन खिलजी एक डाइवर्सिफाइड पर्सनालिटी, तमाम रिफॉर्म करता है। अब मूवी में केवल 0.1% मतलब एक पक्ष दिखाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी का केवल एक पक्ष दिखाया गया है। अगर सारे पक्षों को अच्छा से इसके इतिहास को लोग पढ़ते, इसके बाद फिल्म का निर्माण करते ना, तो वो मूवी और चलती, शायद कुछ और अच्छा चलता हो। जब मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताऊंगा ना, तो बड़ा आपको एकदम जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। तो इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन आएगा? अलाउद्दीन खिलजी ही आएंगे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की कड़ा में हत्या कर दी। ठीक। तो अब आएगा वही, पधार रहे हैं कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन हम पढ़ेंगे इसको अगले लेक्चर में। ठीक। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।